Good morning, student. Once again, welcome you all on the Ashoka Online YouTube platform channel. Student, in my previous lecture, I have talked about the reflexive pronoun. So, in this video, I am going to tell you about emphatic pronoun versus रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इन दोनों प्रोनाउन को मैं एक साथ इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोनाउंस नहीं हैं, इनका यूजेज बहुत कम है, लेकिन समझने की बात बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं कल के लेक्चर में बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं कि जब कभी भी हम सब्जेक्टिव केस को ले लेते हैं, सब्जेक्टिव केस का अगर हमें रिफ्लेक्सिव केस बनाना है तो डियर स्टूडेंट मैंने क्या बोला था, उन सभी के ऑब्जेक्टिव केस में हमें सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ने की ज़रूरत थी। ओके स्टूडेंट, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बता दिया था। आज हम बताएंगे एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, एम्फेटिक प्रोनाउन को सबसे पहले हमें पहचानने की ज़रूरत है। तो पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद अगर आरपी का प्रयोग किया जा रहा है, डियर स्टूडेंट मैंने क्या बोला, यदि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, इस सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा आरपी दिया गया हो और इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आए या फिर मेन वर्ब आए, तो ध्यान देने की बात डियर स्टूडेंट ये है, यहाँ पे ये जो आरपी है अब इसी का नाम बदल जाता है और इसको अब यहाँ पे आरपी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसका नाम जो होगा इसी को बोलेंगे एम्फेटिक प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, इसका नाम एम्फेटिक क्यों पड़ा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एम्फेटिक का मतलब ये होता है जोड़ डालना किसी पे, ठीक है, ये एम्फेसाइज करता है। तो किसको एम्फेसाइज करता है, तो सब्जेक्ट को करता है। जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस, आई माई सेल्फ हेल्प्ड द पुअर। ओके, एक सेंटेंस और मैंने लिखा, वी ourselves, ध्यान देने की बात है, वी ourselves adopt to the different condition। एक सेंटेंस और मैंने लिखा, राजू एंड श्याम लुक्ड एट, आपको यहाँ बताना है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, इन द मिरर। सो डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैंने लिखा himself, themselves, their self, और मैंने लिखा यहाँ पे नन। सो डियर स्टूडेंट, आइए मैं बात करता हूँ। यदि मैं इन एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या है, मैंने यहाँ पे माई सेल्फ लिया है और सेल्फ लिया है, ये है क्या, ये एक्चुअली ये है एम्फेटिक प्रोनाउन है। इनको एम्फेटिक प्रोनाउन क्यों माना जा रहा है, क्योंकि यह तुरंत हमारे सब्जेक्ट पे एम्फेसिस डालना है। जब एम्फेसिस हमारे सब्जेक्ट पे डालेंगे तो इन्हीं को हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आपसे कुछ भी नहीं पूछता है, बस आपको ध्यान देने की बात है, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आरपी का प्रयोग किया गया तो बस उसका क्या नाम हो जाएगा, एम्फेटिक होगा। अदरवाइज अगर वो रिफ्लेक्सिव केस प्रोनाउन के केस में अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ध्यान देने की बात है, वो आपका एम्फेटिक नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ माई सेल्फ क्या है तो आपका जवाब आना चाहिए कि ये क्या, माई सेल्फ एम्फेटिक है। या आर सेल्फ्स क्या है, तो आर सेल्फ्स हमारा क्या है, एम्फेटिक्स है। तो आपके देखिए आपके एग्ज़ाम में इससे बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान देने की बात ये रहता है कि इसका जो रिफ्लेक्सिव केस जो होता है एम्फेटिक में वो गलत दे देगा। तो गलत देगा तो आपको पहचानने की ज़रूरत है कि जो सब्जेक्ट होगा उसी का एम्फेटिक बनता है, उसी का रिफ्लेक्सिव केस बनेगा। अगर आई होगा तो माई सेल्फ हो जाएगा, वी होगा आर सेल्फ हो जाएगा, दे होगा तो दे क्या होगा, देम सेल्फ्स हो जाएगा। इसी तरह से यू होगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा।
तो ध्यान देने की बात यह है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप आरपी का प्रयोग कीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट, अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे आपके लिए और मैंने कहा बताइए इसमें ऑप्शन आपको मैंने 4 दे दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर आपका ये फोर्थ हो गया। सो डियर स्टूडेंट आप मुझे बताएंगे खुद यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैंने लिखा श्याम एंड राजू एंड श्याम लुक एट इन द मिरर, यहाँ हिमसेल्फ होगा, देमसेल्फ होगा, देयर सेल्फ होगा, या फिर मान लीजिए इस नन के जगह पे मैंने एक और सेंटेंस आपको ले लेता, एक और वर्ड ले लेता है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मैंने कहा वन एंड अदर। अगर ऐसा भी कॉन्सेप्ट आ गया तब क्या करेंगे आप, ध्यान देने की बात है, क्योंकि वन एंड अदर एक आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, अभी मैं बताऊंगा 2 होते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे राजू एंड श्याम जो हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यह हमारा प्रॉपर क्या है, नाउन है। और कल भी मैं बताया था कि यदि कभी भी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद अगर हमारा रिफ्लेक्सिव केस एज ए ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो वहाँ आरपी ही लिखा जाता है। तो यहाँ किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर आपसे प्रोनाउन पूछा जाए, स्पेशली किसमें, रिफ्लेक्सिव केस में, तो वहाँ रिफ्लेक्सिव केस ही लिखा जाता है। तो इसके अगर बात करें राम और राजू और श्याम की, तो ये दोनों के दोनों किसके लिए होंगे, तो ये होंगे, इनके लिए प्रोनाउन जो यूज किया जाएगा वो दे होगा, इसलिए यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, देमसेल्फ होगा। ध्यान देने की बात है डियर स्टूडेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्फेटिक। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल की। रेसिप्रोकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल में आपका 2 आता है, एक आता है ईच अदर और सेकेंड आता है वन एंड अदर, वन एंड अदर। सो डियर स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जिसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात की जाती है, उसी को हम बोलते हैं क्या, रेसिप्रोकल। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया, सपोज दैट मान लीजिए आपको किसी ने एक झापड़ मारा और एक झापड़ आपको मारा तो आपने भी उसे मारा, लाइक दैट। तो जब कभी भी एक्टिविटी बोथ कैंडिडेट के द्वारा किए जाते हैं, सेम एक्टिविटी, तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा वो क्या होता है, रेसिप्रोकल संबंध उसको बोलते हैं। या फिर मान लीजिए आपको कोई आया बोला गुड मॉर्निंग, या हैंडशेक किया आपसे, या आपको कोई विश किया, तो उस कंडीशन में आप भी तो उसे करते हैं ना, विश करते हैं। तो इस तरीके से जो दोनों कैंडिडेट के द्वारा जो एक्टिविटी सेम की जाती है, ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ध्यान देने की बात ये है स्टूडेंट, सपोज दैट, आइए मैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को और एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सपोज दैट मान लीजिए हम 2 स्टूडेंट हैं और हम 2 स्टूडेंट आए और आपस में क्या किया, हम लोगों ने हैंडशेक किया। अगर हम दोनों लोग आपस में हैंडशेक किए तो जाहिर सी बात है वहाँ 2 लोगों की बात कर, जैसे मैंने मान लीजिए एक कैंडिडेट है और यहाँ भी कैंडिडेट है, इसने इससे हाथ मिलाया, ये भी हाथ बढ़ाएगा, मतलब यहाँ 2 लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में एक दूसरे से हाथ मिलाया तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ईच अदर। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये लिखूँ, यहाँ ए है, ये बी है आपका, ये सी है, तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अब ये इससे हाथ मिलाएगा तो ये इससे भी हाथ मिलाएगा, और ये क्या करेगा, ये इससे भी हाथ मिलाएगा, ये भी इससे मिलाएगा। ये कंडीशन हो सकता है इसके साथ भी, ये इससे भी मिलाएगा और ये वाला व्यक्ति भी इससे मिलाएगा। तो इस तरीके से जब म्यूचुअल रिलेशनशिप 2 से अधिक लोगों के बीच में होता है तो वहाँ पे ध्यान देने की बात ये है डियर स्टूडेंट, वहाँ पे जो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, वहाँ क्या होता है आपका वन एंड अदर। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, बोथ teams fought hard against each other, या फिर आपका वन अनदर। और एक मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, बताइएगा all the
implied introduced fill in the blank in front of मैनेजर। एक मैंने सेंटेंस लिखा, द स्टूडेंट्स wished fill in the blank or happy new year। So dear student, these are three questions which I am going to explain you in front of you। तो dear student अभी ध्यान दीजिए आपको, एक और मैं सेंटेंस ले लेता हूँ इस तरह का, जैसे मैंने लिखा all the boys quarreled among each other one another। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पहले वाले सेंटेंस की अगर हम बात करें तो पहले वाले सेंटेंस में क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, बोथ टीम फॉट हार्ड अगेंस्ट ईच अदर होगा या वन अनदर होगा, पहला चीज़ है। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि जब यहाँ पे बोथ टीम की बात किया जा रहा था, बोथ मतलब हमेशा दो के लिए प्रयोग किया था, मैंने बताया था। और जब दो लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा, हमारा ईच अदर होगा, न कि वन अनदर होगा। चलिए, अगर सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ऑल द एम्प्लॉयज इंट्रोड्यूस्ड ओके इन फ्रंट ऑफ मैनेजर, और आपको मैं ऑप्शन देता हूँ सेकेंड के लिए, आप खुद यहाँ बताइए, यहाँ पे आपका देमसेल्फ होगा या वन अनदर होगा, दो ऑप्शन आपके लिए है। तो बताइए इसमें सही क्या होगा। अगर कल के लेक्चर को आपने केयरफुली अगर देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो होगा आंसर हमारा क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर आपको कल के लेक्चर में अगर आपको आए होंगे अब तो पता होगा, वहाँ पे मैंने बताया था कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस भी लिखा था। तो यहाँ पे ऑल द एम्प्लॉइज इंट्रोड्यूस वन अनदर नहीं होगा। यहाँ आप सोचोगे कि बहुत सारे एम्प्लॉई हैं तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को क्या करेंगे, वन बाय वन करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस वर्ब लिए हैं तो इसलिए यहाँ पे जो प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा, हमारा आरपी होगा, इसलिए क्या होगा, देमसेल्व्स होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें द स्टूडेंट्स विश्ड और हैप्पी न्यू ईयर, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट। अगर मैं इसी ऑप्शंस को यहाँ मैं रखूँ तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, क्या आप लोग बताना चाहेंगे? आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए यहाँ पे, कोई भी बच्चा बताए। देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा था कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद कभी भी हम रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसमें विश भी था। तो विश के अकॉर्डिंग इससे पता चला हमारा देमसेल्फ नहीं होगा। एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जब मैंने स्टूडेंट्स की बात किया तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं और सभी लोगों ने विश किया होगा हैप्पी बर्थडे, एक दूसरे को किए होंगे। तो जब एक दूसरे को किए होंगे तो ये वाला केस हुआ होगा दो से ज़्यादा वाला, और जब दो से ज़्यादा का केस रहा होगा तो वहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, वन अनदर, वन अनदर। सो डियर स्टूडेंट, थर्ड वाले में आपका आंसर क्या होगा, वन अनदर। सेकेंड वाले में क्या आंसर होगा, देमसेल्फ होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मैं दे दूं इसमें एरर को फाइंड आउट करने के लिए चौथे वाले सेंटेंस में, तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, बताइए। चलिए, नहीं पता है, आइए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इस सेंटेंस में एरर क्या है डियर स्टूडेंट।
अब यहाँ पे ना वन अनदर होगा और ना इसमें ईच अदर होगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे क्यों सर, यहाँ तो बॉयज दिया है, बहुत सारे हैं, इसमें तो हो सकता है आपस में झगड़ा किए होंगे सब। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया था कि कंडीशन कुछ भी हो, सिंगल दो का हो या दो से अधिक का हो, लेकिन यदि हमारे वर्ब के बाद अगर प्रेपोजिशन है तो उस प्रेपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा हमेशा जो होगा वो क्या होगा, आरपी होगा। तो यहाँ पे नो ईच अदर होगा, नो यहाँ पे वन अनदर होगा। अब यहाँ पे इस बॉयज के अकॉर्डिंग हमारा जो आएगा वो केस हमारा क्या आएगा, themselves. So are you getting my point, student? I hope there is no doubt to anyone. Each other and one another. जब हम दो लोगों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ईच अदर का बात होगा, और दो से अधिक लोगों के बीच में जब म्यूचुअल रिलेशनशिप की हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रयोग होता है वन अनदर। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अगला जो है हमारा प्रोनाउन वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ऑफन आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन राइट डाउन। सो डियर स्टूडेंट, जो नेक्स्ट है हमारा वो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। सो डियर स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन अभी जस्ट मैंने बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये स्टूडेंट, जब भी कभी आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तो इससे एक क्वेश्चन रहता है, कंफर्म है ये क्वेश्चन रहेगा रिलेटिव प्रोनाउन से, अगर प्रोनाउन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो डियर स्टूडेंट, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को समझने से पहले मुझे ज़रूरत यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन को रिलेटिव नाउन क्यों दिया गया। रिलेटिव डियर स्टूडेंट, कुछ ऐसे ग्रामेरियन भी हैं जो कि इनका नाम बताते हैं, एक और है इनको नाम बोलते हैं कनेक्टिव प्रोनाउन। कनेक्टिव प्रोनाउन डियर स्टूडेंट, बहुत सारे इसके नाम आते हैं। अभी मैं आगे भी एग्जाम्पल में जब एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ हम बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आइए फिलहाल मैं इसका थोड़ा सा एक लिटिल बिट आपको बता दूं डेफिनेशन क्या होता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ वर्ड विच relates or noun or pronoun which is used before it। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन को एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो रोहन who has stolen your pen। डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया और देखिए डियर स्टूडेंट, मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको क्या क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट क्या है बताने का, वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक और सेंटेंस ले लिया, जैसे मैंने लिखा कि
मैंने लिखा रमेश आइडेंटिफाइड अगर whom we found to be a professor. ओके डियर स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे चूँकि मैं इन दोनों को बताना चाहता हूँ हूँ और whom के कॉन्सेप्ट में। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ। अ वर्ड विच रिलेट और नाउन प्रोनाउन या प्रोनाउन हो विच इज़ यूज्ड बिफोर इट। किसी भी सेंटेंस में वे वर्ड्स जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं, ठीक है, जो भी नाउन उसके पहले आते हैं जब उनको वो रिलेट करेंगे तो ऐसे सभी वर्ड को हम बोलते हैं क्या है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इन सभी को हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सो डियर स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं तो आइए देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में पहला होता है आपका हूँ, इसी तरह से होता है आपका हूँ, एक और होता है आपका विच, एक और होता है आपका डेट और एक होता है आपका बट। So dear student, these all are called relative pronoun. So dear student, आइए समझते हैं कि ये relative pronoun क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा dear student, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये हूँ है क्या और यहाँ पे ये क्या है, ओके, और यहाँ पे देखिए ये चीज़ें क्या है और ये क्या है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा dear student, ये जो है अगर इसको हम पढ़ें आई नो रोहन हु हैज़ स्टोलन योर पेन, यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पे या दो क्लासेज हैं। यहाँ क्या है, दो क्लासेज हैं। क्लास का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग एटलीस्ट और सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिनके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है और एक फाइनाइट वर्ब होता है, ऐसे सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं कि वो क्या हैं, क्लॉजेज हैं। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब अगर यहाँ दो क्लॉजेज हैं, जब दो क्लॉजेज को जो कनेक्ट करने का काम करता है उसको कनेक्टर बोलते हैं। इसी कनेक्टिंग एक्टिविटी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, कनेक्टिव प्रोनाउन भी। एक डियर स्टूडेंट ध्यान देने की बातें है, चूँकि ये जो पार्ट है हु हैज़ स्टोलन योर पेन, आप डियर स्टूडेंट जानते हैं हु जो है यहाँ पे कोई इंडिफिनिट पर्सन को क्या कर रहा है, रिफर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे यह एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसी न किसी पर्सन के लिए आइडेंटिफाइड किया गया है, ये इसीलिए प्रोनाउन माना जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हूँ हैज़ स्टोलन योर पेन अगर देखा जाए तो यहाँ एक सब्जेक्ट का काम कर रहा हूँ, कर रहा यस, और यहाँ पे हैज़ एक है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है। तो ये पूरा पार्ट अभी आपका इतना क्या हुआ, हमारा एक क्लास हुआ। और यहाँ पे देखिए क्या ये सब्जेक्ट आई है, जी हाँ है। क्या ये नो वर्ब है, क्या ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक क्लास बनाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि इसमें दो क्लॉजेज हैं, ओके डियर स्टूडेंट। और जब ये दो क्लॉजेज हैं तो इसीलिए अब यहाँ पे हूँ का जो नाम है एक और आ जाता है। इस हूँ को अब हम बोलेंगे यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, रिलेटिव क्लॉज। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट ग्रामेरियन ने अपना कॉन्सेप्ट डिफरेंट नाम से इसको जाने लोग, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लिसन केयरफुली, मैं अब क्या बताना चाहता हूँ। अगर इसको मैं एलोबरेटेड फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, आई नो रोहन फुल स्टॉप ही हैज़ स्टोलन योर पेन। सो डियर स्टूडेंट, मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ क्या किया हूँ
इन दोनों सेंटेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट किया है? इस रिलेटिव क्लॉज हूँ से किया। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात यही है, अगर आपको पेपर में पता लगाना ये हो कि रिलेटिव प्रोनाउन हूँ का प्रयोग किया जाएगा या हुम का प्रयोग किया जाएगा, सबसे पहले मैंने दो एग्जाम्पल लिया, हूँ और हुम का। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हूँ होगा या फिर हुम होगा, तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए डियर स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान देने की बात यह है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी जिस नाउन को रिफ़र करता है रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आए डियर स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, इन्हीं को हम एक और नाम देते हैं जो कि ग्रामेरियन ने सजेस्ट किया है। जिस भी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो आते हैं उनको नाम बोलते हैं हम एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एंटीसीडेंट। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा, आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ, लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा हूँ या मैंने लिखा हूँ, बात समझिएगा मेरा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये मेरे सेंटेंस में अगर यहाँ पे हमारा नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, ध्यान से समझिए आप सब लोग, तो ध्यान देने की बात यह है कि इस हूँ और हुम के ठीक पहले ये जो नाउन और प्रोनाउन जो आते हैं डियर स्टूडेंट, इन्हीं का नाम हम देते हैं एक और नाम, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट बोलते हैं डियर स्टूडेंट। और जब भी आप पढ़ेंगे, जब कभी भी हम एंटीसीडेंट की बात करेंगे, तो ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे एंटीसीडेंट में क्या वो नाउन है या प्रोनाउन है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं बता रहा था यहाँ पे कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे हूँ का प्रयोग होगा या हुम का प्रयोग होगा। तो आइए मैं बताता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। तो आप देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है? ही है। यही किस स्थान पे लिया गया है? सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्टिव केस में है। क्या यह सब्जेक्टिव केस में है? जी हाँ, मैंने प्रोनाउन में डिस्कस कर चुका सब्जेक्टिव केस के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब कभी भी यही सब्जेक्टिव प्रोनाउन रिमूव किया जाता है, तो इसके पास जो आता है रिलेटिव क्लास, उस रिलेटिव क्लास का जो नाम है हूँ है। तो इसलिए मैं यहाँ लिखूँगा, हूँ जो होता है हमेशा प्रयोग किया जाता है सब्जेक्टिव केस में। क्या मैंने बोला? सब्जेक्टिव केस में। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब कभी भी हम बात ये करेंगे कि हमारा हूम, यहाँ जैसे आप देख सकते हैं हूम की बात मैंने लिया, तो हूम क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, हूम को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव केस। तो डियर स्टूडेंट, इसको फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सेंटेंस में हूँ का प्रयोग करेंगे या हुम का प्रयोग करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिए, मैंने ही को रिमूव किया, चूँकि ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट के स्थान पे है, तो इसके जगह पे हम क्या प्रयोग करेंगे? हूँ का प्रयोग करेंगे। लेकिन हुम का प्रयोग कब करेंगे? तो आइए इसको भी थोड़ा मैं तोड़ना चाहूँगा। कैसे? थोड़ा मैं इसको तोड़ के बता दूँ आपको। हूँ का कॉन्सेप्ट आपने समझ गया कि यदि सेंटेंस सेकंड वाले क्लास में जो डिफरेंट सब्जेक्ट होगा, अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसके जगह पे हूँ का प्रयोग करेंगे। लेकिन हूँ का प्रयोग कब करेंगे? देखिए, इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा तोड़ना चाहता हूँ। तोड़ूंगा कैसे? ऐसे हो जाएगा, रमेश आइडेंटिफाइड अ गर्ल full stop, we found her to be a प्रोफेसर। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ देखिए दो सेंटेंस हो गए, रमेश आइडेंटिफाइड अ गर्ल्स, वी फाउंड हर टू बी अ प्रोफेसर। तो देखिए यहाँ पे जो है, अब इस प्रोनाउन को मैं हटा रहा हूँ चूँकि ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। जब ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसी के लिए तो हम हूम का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे।
तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो यहाँ पे whom का प्रयोग करेंगे, यदि वो सब्जेक्ट के जगह पे होगा तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, डैट मीन्स हूँ का प्रयोग करेंगे। तो आइए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस सेंटेंस में हूँ का प्रयोग होगा और किस सेंटेंस में हूँ का प्रयोग होगा। ओके, तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे देता हूँ सेंटेंस। जैसे मैंने सेंटेंस दिया, आपको खुद बताइएगा आप लोग डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा रोहन इनवाइटेड अंकिता, शी इज अ फेमस सिंगर, शी इज अ फेमस सिंगर। एक और मैंने सेंटेंस लिखा तरुण saw a man he was beaten। एक सेंटेंस मैंने लिखा it was Mohan, I taught him English। एक सेंटेंस मैंने लिखा this is Ramesh saw the girl we helped her yesterday। एक सेंटेंस और मैंने लिखा श्याम इज a son, I love him very much। सो डियर स्टूडेंट, आइए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप खुद बताइए यहाँ पे कि सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ पे हूँ का प्रयोग होगा, कहाँ पे हूम का प्रयोग होगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाँ एक्चुअली यही होने वाला है। एक सेंटेंस थोड़ा ले लीजिएगा, मुझे याद आ गया अभी। सेंटेंस है कुछ ऐसे she saw a man, he wanted to help the needy। सो आइए डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें इन एग्जाम्पल की तो कैसे हम पता करेंगे कि कहाँ पे हूँ का प्रयोग होगा, कहाँ पे हूँ का प्रयोग होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट।
तभी जस्ट मैं बोला हूँ जब कभी भी हम सब्जेक्ट की तरफ प्रयोग करेंगे तो वहाँ हूँ का प्रयोग हुआ। तो ध्यान दीजिए, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें एंटीसीडेंट क्या अंकिता है? क्या इसमें एंटीसीडेंट ओमैन है? जी हाँ। क्या इसमें एंटीसीडेंट मोहन है? जी हाँ। क्या इसमें एंटीसीडेंट क्या गर्ल्स है? जी हाँ। इसमें क्या सन है? इसमें मैन है? जी हाँ है। अब ये स्टूडेंट पता कैसे करेंगे कि हमारा जो है रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हूँ होगा या हुम होगा? तो ध्यान दीजिए ना, बहुत आसान है। यहाँ क्या है? सब्जेक्टिव केस है? जी हाँ। जब ये सब्जेक्टिव केस में है तो सब्जेक्टिव केस में प्रयोग कौन किया जाता है? अभी जस्ट मैंने बोला है, क्या होगा? हूँ होगा। वेरी गुड, सही जरा जवाब है आपका। अगला देखिए, मैंने कहा तरुण सा मैन ही वॉज बीटेन। यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है? जी हाँ। तो क्या यहाँ पे हूँ का प्रयोग होगा? सही क्या होगा? तरुण सा अ मैन हु वॉज बीटेन। इसी तरह सब डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इस थर्ड वाले में क्या होगा? क्या यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस है? क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है? तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए हिम प्रयोग किया गया ना, तो हम एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है इससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा अलग सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। लेकिन अगर हम एंटीसीडेंट वाले प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ ये है हिम है। जैसे हम मैन के लिए ही का प्रयोग किए हैं, संगीता के लिए सी का प्रयोग किए हैं, तो हम उस प्रोनाउन को चेक करेंगे ना, जिस नाउन के लिए वो प्रोनाउन प्रयोग किया गया उसको हम चेक करेंगे ना, कि थर्ड पर्सन अलग प्रोनाउन को हम चेक करेंगे। तो यहाँ जो मोहन है इसके लिए फर्स्ट पर्सन तो हो नहीं सकता, चूंकि ये थर्ड पर्सन है, तो हम किसको चेक करेंगे? इस थर्ड वाले को। तो थर्ड है हमारा किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। जब भी ऑब्जेक्टिव केस में है तो यहाँ पे आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट? वेरी गुड, यहाँ होगा हुम। तो सही क्या हुआ? इट वाज मोहन हुम आई टॉट हिम इंग्लिश। क्या समझे आप? कि जब कभी भी जिस एंटीसीडेंट के लिए जो प्रोनाउन होगा अगर वो सब्जेक्टिव में होगा तो हूँ लगेगा, और जिस एंटीसीडेंट के लिए जो प्रोनाउन सेकेंड वाले क्लॉज में आएगा अगर वो ऑब्जेक्टिव में है तो उसके लिए हूम का प्रयोग किया जाएगा। आइए स्टूडेंट, अगर अगला हम बात करें तो रमेश सा द गर्ल वी हेल्प हर एस्टरडे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम वी क्या हो गया? डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया, हम लोगों की बात करें, लेकिन एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन क्या होगा हमारा? हर लगा है। तो हर किस केस में है? ऑब्जेक्टिव में है। अगर ये फिर दोबारा अगर ऑब्जेक्टिव केस में डियर स्टूडेंट तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आने वाला क्या होगा? वेरी गुड, हुम होगा। तो सही क्या होगा? रोहन सा द गर्ल हुम वी हेल्प। ठीक, अब यहाँ हर को क्या करेंगे? इलिमिनेट करेंगे, इलिमिनेट करेंगे। ध्यान देने की बात यह है। तो होगा रमेश सा द गर्ल्स हुम वी हेल्प्ड एस्टरडे होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला ध्यान दीजिए, श्याम इज अ सन, ओके, आई लव हिम वेरी मच। अब देखिए यहाँ पे इस सन के लिए मैंने हिम का प्रयोग किया है, इसको इलिमिनेट करके हम यहाँ क्या करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हुम का प्रयोग करेंगे। आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर राइट नाउ। तो क्या होगा? श्याम इज अ सन, श्याम इज अ सन हुम आई लव वेरी मच। अगला सेंटेंस देखिए, आई सा अ मैन, ओके, ही वांटेड टू हेल्प द नीडी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ही जो है तो ही किसको इति कर रहा है? यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में इस मैन को, तो यहाँ क्या होगा? हुम का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि जब कभी भी हमारा सब्जेक्टिव केस में होगा जिस एंटीसीडेंट के लिए प्रयोग किए गए प्रोनाउन तो हमेशा हूँ का प्रयोग होगा, लेकिन जिस एंटीसीडेंट के लिए अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिया गया तो उसके लिए हुम का प्रयोग करेंगे। अब हम देख क्या रहे हैं डियर स्टूडेंट? अगर इसी कंक्लूजन से हम देखें तो एक हमारा ट्रिक बनता है, वो ट्रिक्स क्या है? आप लोग खुद बताइए, इसमें ट्रिक्स क्या बन पा रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट कि इसमें ट्रिक्स क्या बन पा रहा है, क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं इस हूँ के बाद क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है? हमारा मेन वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो मेन वर्ब भी आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हूँ वांटेड, तो इस हूँ के बाद मेन वर्ब आएगा या हेल्पिंग वर्ब आ सकता है। ठीक है, लेकिन हूँ के बाद ध्यान देने की बात है, कहीं भी देखिए आप देख सकते हैं क्या हो, कहीं भी सब्जेक्टिव केस आया है, यहाँ भी सब्जेक्टिव केस आया है, लेकिन यहाँ भी सब्जेक्टिव है, लेकिन कभी भी क्या नहीं आया? हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, मेन वर्ब नहीं आया है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बोलूँ कि
कि हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई वेदर इन अ गिवन सेंटेंस द यूज ऑफ हूँ या द यूज ऑफ हूँ वेदर देयर विल बी यूज ऑफ हूँ, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या प्रयोग है, हूँ का प्रयोग होगा या फिर हूँ का प्रयोग होगा। तो इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं क्या होगा। अगर जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया उनके लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ये ट्रिक्स बहुत ही इजी है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा आने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा डियर स्टूडेंट, वो हु होगा या हुम होगा। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, एक ट्रिक क्या है आपका, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, अगर यहाँ हु है तो मैंने क्या बोला, यहाँ चेक कीजिएगा क्या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है क्या। अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होगा तो ध्यान देने की बात है, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन क्या प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगला जो है वो ये कहता है अगर एंटीसीडेंट आपका यहाँ दिया गया है, अगर एंटीसीडेंट आपका दिया गया है, ठीक है, एंटीसीडेंट अगर यहाँ है तो अगर यहाँ हुम है, इस हुम के बाद ध्यान देने की बात है, अब यहाँ पे कोई ना कोई सब्जेक्टिव केस आएगा। क्या आएगा, कोई सब्जेक्टिव केस आएगा। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज शॉर्ट ट्रिक्स। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, चलिए आप खुद बताइए यहाँ पे, मैंने लिखा रमेश इज अ स्टूडेंट, he studies in 10th स्टैंडर्ड। सो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं एक चीज़ हो गया। अगर मैंने एक और सेंटेंस लिखा कि टेनिसन इज अ पोएट the British appreciate him for Ulysses। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बोला कि आप कैसे चेक करेंगे कि हूँ का प्रयोग होगा या हूम का प्रयोग होगा। तो चेक कर सकते हैं। देखिए अगर इसको मैं कनेक्ट करने की बात करूँ तो देखिए कॉन्सेप्ट हमेशा एक और यहाँ बन के आता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी दो तरह के, जब हम प्रयोग करते हैं हूँ का प्रयोग करेंगे, हूम का प्रयोग करेंगे, तो दो तरह का सेंस निकल के आता है डियर स्टूडेंट। एक होता है जनरल, एक सेंस क्या होता है, एक होता है जनरल सेंस होता है, और एक होता है स्पेसिफिक सेंस। ओके स्टूडेंट, आइए हम समझते हैं जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि समवन हैज स्टोलन माय पेन, ध्यान दीजिएगा, लिसन केयरफुली, समवन हैज स्टोलन माय पेन। जैसे तो समवन मतलब कोई भी हो सकता है, आप उसका नाम नहीं जानते हैं, समवन मीन्स उसका नाम नहीं जानते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि रोहन इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन, तो जब कभी भी हम नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं उसका मतलब होता है वो स्पेसिफिक सेंस में लेते हैं, और जनरल सेंस में वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ अगर हम बात करें फर्स्ट वाले सेंटेंस में, तो आप देखिए ना, यहाँ पे जब कभी भी हम जनरल सेंस में लेंगे तो ध्यान देने की बात यह है
कि हमेशा उस एंटीसीडेंट के ठीक पहले हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल a/n का प्रयोग किया जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब उस नाउन को जनरल वे में हम लेंगे तो उसके ठीक पहले हमारा आर्टिकल a/n का प्रयोग होगा, लेकिन जब हम ये स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे मैंने कहा यह वही लड़का है जिससे मैं कल मिला था, यही लड़का, मतलब इसको हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो यहाँ बोलेंगे दिस इज द सेम बॉय। ओके ना। तो जब हम स्पेसिफाई कर देंगे तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक सेंस लेते हैं, और स्पेसिफिक सेंस के केस में हम प्रयोग करते हैं, ध्यान देने की बात है, रिलेटिव प्रोनाउन हुम डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर हम जनरल की बात करते हैं जनरल सेंस में, तो जनरल सेंस में कोई भी हो सकता है, वो फिक्स नहीं रहता, कोई भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे वो क्या होगा, हूँ होगा। तो डियर स्टूडेंट जो सेकेंड हमारा जो की पॉइंट बन के आता है वो क्या होता है, अगर कभी भी अगर इंडिफिनिट आर्टिकल a/n हो तो यहाँ हम लेंगे जनरल सेंस। और जब ये जनरल सेंस हो गया तो एक बात आप खुद बताइए ना, यहाँ पे आने वाला हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, जनरल सेंस होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा, जनरल सेंस में अब ये जब भी होगा तो ध्यान दीजिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होगा। मैंने क्या बोला, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे डिफिनिट आर्टिकल द लग गया तो ये चीज़ अब क्या होगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, स्पेसिफिक सेंस होगा। और जैसे ही ये हमारा स्पेसिफिक सेंस होगा तो यहाँ पे जो आएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन वो हो जाएगा आपका हुम होगा। सो आई होप दिस बोथ कॉन्सेप्ट इज क्लियर राइट नाउ। ओके, यू कैन नोट इट। तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि दिस इज ऑल अबाउट हू एंड हुम। ये दो ट्रिक्स मैंने बताई, इन दोनों ट्रिक्स को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला जो है हमारा उसके बारे में हम बात करेंगे, यूज ऑफ विच। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा विच का कॉन्सेप्ट। अगला है नेक्स्ट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है विच। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जो विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो कहता है कि इसके ठीक पहले आने वाला जो एंटीसीडेंट होगा, दैट मीन्स जो नाउन होगा वो हमेशा नॉन लिविंग होगा। और नॉन लिविंग की कंडीशन में अगर आपसे रिलेटिव प्रोनाउन पूछा जाए तो ध्यान देने की बात यह है डियर स्टूडेंट कि वहाँ पे आरपी हम क्या लेंगे, विच लेंगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, this is a house, it is made of bricks। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आ गया। जब ये नॉन लिविंग एंटीसीडेंट का काम करेगा तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, विच होगा। दिस इज अ house which is made of bricks। एक सेंटेंस मैंने लिखा, रोहित bought a shirt he likes वेरी मच। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हम अगर रिलेटिव प्रोनाउन करना हो तो हमें इस प्रोनाउन को हटाना पड़ेगा। जी हाँ, तो कैसे हटेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस होगा आपका, रोहित बॉट अ शर्ट। तो आप एक बात बताइए, जब यहाँ मैंने शर्ट ले लिया तो शर्ट हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या होगा,
विच। अब यहाँ जब विच हो गया तो अब इसी के लिए प्रयोग किए गए हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो क्या होगा, विच ही लाइक्स वेरी मच। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या प्रयोग होगा, विच होगा या हूँ होगा। ये कॉट कभी कभी डिफिनिट भी कर देता है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा दिस इज द पेन, दिस इज द पेन विथ which I usually write। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने whom में बताया है और हूँ के यूज में कि वो ऑब्जेक्ट क्या एंटीसीडेंट स्पेसिफाई भी किया जा सकता है, जनरल सेंस में भी बोला जा सकता है। तो यहाँ अभी तो मैं विच के सेंस में मैं जनरल में बोल रहा था, यहाँ भी जनरल है, लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो ये कह रहा है कि ये वही पेन है जिससे मैं हमेशा लिखता हूँ। तो इस तरीके से विच के प्रयोग में भी हमारा क्या प्रयोग किया जाएगा, एंटीसीडेंट स्पेसिफिक वे में भी किया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये जब भी किया जाएगा तो इसके पहले जो एंटीसीडेंट आएगा वो हमेशा एंटीसीडेंट नेचर में लिख देता हूँ। एंटीसीडेंट जो होगा आपका यह हमेशा कैसा होगा, नॉन लिविंग के केस में होगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट विच रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए स्टूडेंट, अब अगला मैं बात करने जा रहा हूँ वो है क्या, आप देखिए बट के बारे में। बट रिलेटिव प्रोनाउन, बट रिलेटिव प्रोनाउन। तो बट रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए प्रयोग किया था। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जैसे विरोध, ठीक है, किसी चीज़ के विरोध में बोलना। जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो क्लासेज दिए गए हैं, जो पहला क्लास है उसका जो मीनिंग है अगर उसका कंट्रास्ट किसी दूसरे क्लास में दिखाया जाता है तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, वहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा वो होगा बट होगा। जैसे मैंने कहा कि टीचर इज इन द क्लास, ठीक है, अगला मैं सेंटेंस दे दिया ही डज नॉट टीच, ठीक है। यहाँ देखिए क्लास में तो टीचर है लेकिन वो पढ़ाता नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसके एक्टिविटी के कंट्रास्ट में बोला गया, विरोधाभास में बोला गया। तो जब भी हम कंट्रास्ट में मिलेंगे तो वहाँ पे हमेशा हम बट का प्रयोग करेंगे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। तो यूज्ड फॉर लिख सकते हैं यहाँ पर, बट इज यूज्ड टू शो कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो जब कभी भी हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना हो तो ध्यान दीजिएगा वहाँ बट का हम प्रयोग करेंगे। जिस एग्जाम्पल मैंने लिखा, देयर वाज टीचर, देयर वाज टीचर इन द क्लास but he does not teach। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों क्लास के बीच में हम कंट्राडिक्शन दिखाए हैं। जब हम कंट्राडिक्शन दिखाएंगे तो ध्यान देने की बात यह है स्टूडेंट कि हमेशा हमेशा वहाँ पे बट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और यूज होता है इसका बट का प्रयोग एज अ प्रेपोजिशन की तरह, एज प्रेपोजिशन। जब कभी भी अगर बट का प्रयोग एज ए प्रेपोजिशन किया जाएगा तो इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ अलग हो जाता है। तो मीनिंग अलग होता है जिसके मतलब होता है के अलावा, के अलावा, के अलावा के अर्थ में जो होता है वो बट होता है। जैसे मैंने कहा नन, नन
but Ramesh is allowed to go there। तो देख सकते हैं पहला यूज इसका जो है वो क्या है, हमारा एज ए रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, दूसरा क्या है एज ए प्रीपोजिशन की तरह प्रयोग किया गया है डियर स्टूडेंट। ओके, तो अगला जो लास्ट है हमारा डेट इज यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दो। तो आइए रिलेटिव प्रोनाउन दो के बारे में हम पढ़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दो क्या है, कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। So dear student, relative pronoun relative pronoun that, तो ध्यान दीजिएगा that का जो प्रयोग किया जाता है यह who, whom और which का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। ठीक है, तो is used for relative pronoun whom, which और whom। तो ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें डैट की बात करें, डैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि इन तीनों को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर यहाँ पे हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ लिविंग है, सर यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया ना उनको, तो हम यहाँ पे डैट का प्रयोग किया गया, ये तो गलत लग रहा है। नहीं डियर स्टूडेंट, ये सभी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान देने की बात यही है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल को मैं देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा द मैन एंड his dog which I saw yesterday, have been kidnapped। तो यहाँ बताइए इसमें एरर क्या आ रही है स्टूडेंट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें एरर बताइए आप लोग क्या है, कहाँ पे बताइए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एरर क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है लिविंग ऑब्जेक्ट, ये है लिविंग ऑब्जेक्ट, और ये क्या है नॉन लिविंग, सॉरी ये क्या है एनिमल हो गया। तो एनिमल के लिए भी आप विच का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं स्मॉल एनिमल के लिए, लेकिन यहाँ पे हम बात करें यहाँ विच रिलेटिव प्रोनाउन न करके हमें यहाँ डेट का करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके रिलेटिव प्रोनाउन पूछे जाते हैं। ध्यान देने की बात ये है, ये कुछ प्रोवर्ब्स भी आते हैं, ठीक है, और उसमें भी स्पेशली प्रयोग किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन डेट का। जैसे मैंने कहा ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो देख रहे हैं यहाँ भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेट का प्रयोग किया गया है, इसको नोट कर लीजिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट ये आता है यदि ऑल, कॉन्सेप्ट ये है यदि ऑल दिया गया हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया गया हो, तो इसके बाद आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन डेट का प्रयोग किया जाता है। क्या मैंने बोला, डेट का। ठीक है, और या फिर इसके बाद हो ऑल द के बाद सिंगुलर काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन हो, ऐसे अनकाउंटेबल नाउन के कंडीशन में हो, लाइक डेट मैंने कहा। तो यहाँ भी क्या होगा, डेट होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ऑल द मनी which you gave has been spent। तो आप देख सकते हैं ऑल दो के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, डेट आएगा। सो डियर स्टूडेंट, आई होप दिस लेक्चर हैज़ ऑलरेडी बीन completed। okay, so today thanks for today, and I will talk next topic, remaining topic of pronoun in my next lecture। okay student, I hope that
If you like my video, do share, subscribe and comment me. Thank you. Have a good day.